चलो चलो, आ जाओ भैया, आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी से आ जाओ, क्योंकि हम करने वाले हैं शुरुआत। यस यस यस, हम करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 19 और 20 की शुरुआत। यस यस यस, मैंने कहा था 5-10 तक हम वापस शुरू कर लेंगे। जल्दी जल्दी से आ जाओ यार, आ जाओ भैया, आ जाओ, जल्दी जल्दी से आ जाओ, ताकि हम हमारा चैप्टर नंबर 19 और 20 भी फटाफट धुएंधार तरीके से कंप्लीट कर सकें। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं। देखो यार, चैप्टर नंबर 19 जो है ना, थोड़ा सा बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 6 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट्स हैं यार बच्चों? 6 यूनिट्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, बट 6 यूनिट्स हैं जरूर। बट आई विल से कि दीज आर वेरी सिंपल यूनिट्स, मतलब एज सच कोई इतनी टफ भी नहीं है कि जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ ना पाए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैम, आप बोल रही हो तो एकदम मान लेते हैं कि सिंपल ही होंगी, ज्यादा टफ नहीं होंगी। चलो चलो करते हैं फटाफट से शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 की। किसकी बात कर रहे हैं हम? सबसे पहले इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। देखो यार, नाम से ही क्लियर है कि ये बात करेगा इंप्लॉय इंश्योरेंस की, जो अपन ईएसआई के प्रोविजंस आगे भी कहीं ना कहीं पढ़कर आए हैं। यस, हमने चैप्टर नंबर 13 के अंदर बात करी थी ईएसआई की, तो ये कहीं ना कहीं वही है। सबसे पहले उन्होंने बोला, देखो यार, अगर आपके यहां पर कोई वर्कर काम करता है, ठीक है, अब वो वर्कर काम करता है तो कहीं ना कहीं उसकी सेफ्टी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी तो बनती है आपकी। आप ऐसे ही उसको मतलब ना छोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने बोला सबसे पहले ये एम्प्लॉय को बेनिफिट देगा इन केस ऑफ सिकनेस, मटर्निटी एंड एम्प्लॉयमेंट इंजुरी। कब कब बेनिफिट देगा? सिकनेस, मटर्निटी और एम्प्लॉयमेंट इंजुरी के टाइम पर बेनिफिट देगा। उन्होंने बोला लेकिन ये एक्ट वैसे तो पूरे होल ऑफ इंडिया पर लगता है, बट एक्सक्लूडिंग फैक्ट्रीज जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती हो और जो सीजनल बेसिस पर हो, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती हो और जो सीजनल बेसिस पर हो। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर अब दिया आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में से सिर्फ जो डेफिनेशंस हमारे काम की ना बच्चों, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, पहला मतलब मैं एज यूजुअल एक एक तो सारी रीड कर दूंगी, बट आप भी वही पढ़कर जाना जो काम की है। पहला है कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कंडीशन ऑफ बीइंग इन चाइल्ड बर्थ। दूसरा होता है कंट्रीब्यूशन, जहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दोनों के कंट्रीब्यूशन की बात होती है। तीसरा हम बात करते हैं डिपेंडेंट की। यस बच्चों, यहां पर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है आपको, डिपेंडेंट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की, जो आपको बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। भैया कल को अगर आपकी हो गई मृत्यु, अगर आपकी हो गई मृत्यु मृत्यु मृत्यु, तो आपके बदले में पैसा आपके नॉमिनी को मिलता है। आपके बदले में पैसा आपके नॉमिनी को मिलता है। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की, तो इसमें हम कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के साथ साथ जो उसके ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं उनको भी क्या करते हैं? कवर करते हैं। मैम कौन है वो डिपेंडेंट लोग? पहला, विडो, लेजिटिमेट या अडॉप्टेड सन, विडो की मदर, जो विडो मदर है वो, होली डिपेंडेंट, लेजिटिमेट या अडॉप्टेड सन, या फिर अगर होल और इन पार्ट ऑफ डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। ये सारे लोग क्या माने जाएंगे? डिपेंडेंट माने जाएंगे। ठीक है, इन सबको हम क्या करेंगे? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट की डेफिनेशन बहुत बड़ी सी है बच्चों, कुछ नहीं, सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लेना, पेपर में आने के चांसेस लीस्ट है, मतलब कि वो आपसे कभी डिपेंडेंट की डेफिनेशन पूछेंगे। ठीक है, अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट इंजुरी। ये हमारे काम का पॉइंट है। उन्होंने बोला एम्प्लॉयमेंट इंजुरी का मतलब होता है ड्यू टू वर्क आइदर इन इंडिया और आउटसाइड। यानी अगर आपको काम के दौरान लग गई है चोट, अगर आपको काम के दौरान क्या लग गई है? चोट, तो उसे हम किसका पार्ट मानेंगे? एम्प्लॉयमेंट इंजुरी का पार्ट मानेंगे। किसका पार्ट मानेंगे? एम्प्लॉयमेंट इंजुरी का। अब यहां पर एक केस लॉ हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया इंदौर वर्सेस बाबूलाल।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी नगरी इंदौर नगरी का केस लॉ है, जहां पर बात ये हुई थी कि एमपी का जो हाई कोर्ट था उसने यही बोला था, इंजरी अराउज आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेयर वर्कमैन अटेंडिंग ड्यूटी इन स्पाइट ऑफ थ्रेट्स वाज स्ट्राइक and was assaulted while returning after duty. A worker was injured while knocking the belt of the moving pulley through injury caused. अरे अरे चलो चलो चलो, देखो जो ये इंदौर वर्सेस बाबूलाल वाला केस था ना, इसमें यही बात हुई थी कि अगर किसी वर्कर को स्ट्राइक लॉकआउट के टाइम पर क्या लग जाती है, चोट लग जाती है भैया, अगर वो कोई इसको स्ट्राइक की असॉल्ट की धमकियां दे रहे हैं और उस टाइम पर उसको इंजरी हुई है, तो यहां पर उसको कवर तो हम करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंप्लॉय कि मैम यहां पर इंप्लॉय का मतलब क्या। अब देखो यहां पर इंप्लॉय की डेफिनेशन क्या दी गई है, उन्होंने बोला एक ऐसा इंप्लॉय जिसको क्या मिलती हो, वेजेस, ऐसा इंप्लॉय जिसको क्या मिलती हो, वेजेस, एंड हु इज डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, कोई किसी के सुपरविजन में आता हो, यानी कॉन्ट्रैक्टर की बात हो रही है, कोई सर्विसेज देता हो टेम्पररी या फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को, विथ हुम द पर्सन हु सर्विसेज सोल्ड और हायर्ड हैज एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। देखो यार बेसिकली यहां पर आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉय दोनों को कवर करा गया है। यस, इस डेफिनेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एम्प्लॉय को कवर करा गया है। आगे जाकर उन्होंने बोला any person engaged as an apprentice not being an apprentice engaged in Apprentice Act 1961 and includes such person engaged as apprentice whose training period is extended to any length of time but does not include, यानी यहाँ पर apprentice को भी कवर किया गया है। yes मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर apprentice को भी कवर किया गया है, बट किसको कवर नहीं करा गया, कोई मिलिट्री वाले को या कोई ऐसा जिसकी वेजेस एक्सीड करती हो एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसकी वेजेस क्या करती हो, एक्सीड करती हो, उसको हम यहां पर कवर नहीं करते हैं। आगे जाकर उन्होंने बोला एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय कौन होते हैं, ऑब्वियसली जिनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर फैमिली का मतलब दिया उसमें, स्पाउस, माइनर, लेजिटिमेट अडॉप्टेड चाइल्ड, डिपेंडेंट चाइल्ड की इन्फॉर्म बाय फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी, डिपेंडेंट पेरेंट्स, और इन शॉर्ट पर्सन अगर अनमैरिड है तो वो, ये सारे लोगों को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे फैमिली की डेफिनेशन में। चलो इसके बाद में हम बात करते हैं फैक्ट्री की कि मैम फैक्ट्री का मतलब क्या है। तो उन्होंने बोला भैया फैक्ट्री का मतलब अगेन वही जो फैक्ट्रीज एक्ट में कवर होता हो, बट यहां पर भी हार्म को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, यानी होटल, आर्म्ड फोर्सेस, रेलवे रनिंग शेड और आर्म्ड फोर्सेस, इनको क्या करा है, फैक्ट्री की डेफिनेशन से बाहर किया है। इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, इंश्योर्ड पर्सन, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, ये डेफिनेशंस छोटी छोटी सी हैं, बट इसमें से हमारे काम की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक तो वो है हमारी परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। ये दोनों डेफिनेशन बहुत काम की, बच्चों को ध्यान से समझना। उन्होंने बोला पार्शियल डिसेबलमेंट तब मानेंगे जब आपकी अर्निंग कैपेसिटी क्या हो गई हो, रिड्यूस्ड हो गई हो, यानी आपकी कमाने की क्षमता कम हुई हो, और टोटल तब मानेंगे जब आप की इनकैपेसिटी बिल्कुल ही खत्म हो गई है, मतलब अब तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। चलो इसके बाद में सीजनल फैक्ट्री का मतलब क्या होता है भैया, जहां पर एंगेज फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 7 months इन अ ईयर, यानी आप 7 महीने से ज्यादा काम नहीं करते, उसको हम क्या मान लेंगे, सीजनल मान लेंगे। सिकनेस का मतलब जहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े। टेम्पररी डिसेबलमेंट का मतलब जहां पर आपकी सिर्फ इनकैपेबिलिटीज कम हुई हो। वेजेस का मतलब उन्होंने बोला सारी रेम्युनरेशन बट डज नॉट इंक्लूड पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ट्रैवलिंग और ग्रेचुटी, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री एंड एस्टैब्लिशमेंट अंडर दिस एक्ट। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है तो आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा, और ये अपन पीछे भी पढ़कर आए हैं, श्रम सुविधा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता है, श्रम सुविधा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता है, ये बच्चों वहां पर अपन ने पढ़ा है, ठीक है। आगे जाकर उन्होंने बोला अगर आप रजिस्टर्ड हो तो कंपलसरी ऑल द एम्प्लॉयज इन फैक्ट्री शैल बी इंश्योर्ड, सच इंश्योर्ड पर्सन शैल पे द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंश्योरेंस फंड, और उस इंश्योर्ड पर्सन को भी क्या देना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। आगे जाके उन्होंने बोला कि इस स्कीम को एडमिनिस्टर करने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बनाते हैं। इस स्कीम को एडमिनिस्टर करने के लिए क्या बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बनाते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब यहां पर एक क्या बनाई गई है, कॉर्पोरेट बनाई गई है, एक कॉर्पोरेशन बनाई गई है, जिसके अंदर सबसे पहले कौन आएगा, एक चेयरमैन आएगा और एक मेंबर आएगा, जो कि एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज और हमारा
पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के भी इसमें मेंबर होंगे, और मेडिकल प्रोफेशनल्स होंगे, 3 मेंबर्स पार्लियामेंट से होंगे। यानी कहीं ना कहीं ये बहुत सारे लोगों को मिलाकर क्या बनाई जाएगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाएगी, जिसका काम क्या है, टू कीप एट जॉब आफ्टर इंजरी। यानी ये कॉर्पोरेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है ये देखना भैया इंजरी के बाद में किसी वर्कर को नौकरी से तो नहीं निकाला जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आप रीजनल बोर्ड को अपॉइंट कर सकते हो। अब इस कॉर्पोरेशन के 2 विंग्स हैं। कितने विंग्स है बच्चों, 2 विंग्स। पहला है इसका स्टैंडिंग कमिटी और दूसरा है मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। कितने विंग्स है इसके, 2 विंग्स, जल्दी बोलो, स्टैंडिंग कमिटी और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। कितने विंग्स है, 2। स्टैंडिंग कमिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूट होगी, जिसका काम है कॉर्पोरेशन के फंक्शंस को परफॉर्म करना, दूसरी होगी मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। नाम से ही क्लियर है, जो मेडिकल से रिलेटेड सारी वर्किंग, सारे ड्यूटीज, इन्वेस्टिगेशन को कैरी ऑन करेगी। यानी जिसका ये काम है देखना कि भैया अगर किसी वर्कर को हुई है कोई इंजुरी, किसी वर्कर को क्या हुई है, कोई इंजुरी, तो उस इंजुरी से रिलेटेड सारी चीजों को हैंडल करना। फिर आता है स्टेट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड। अब देखो यार सिंपल सी बात है, अब जब हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, तो ये कंट्रीब्यूशन जाता कहां है, क्या ये एम्प्लॉयर को अपने पास रखना है, नो 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 नो, ये तो उसको जो फंड बनाया गया है इस एक्ट के अंदर उसमें कंट्रीब्यूट करना है। तो मैम अगर ये उस फंड में पैसा दे देंगे और कल को एम्प्लॉय को चोट लग गई तो फिर ये पैसा मिलेगा कैसे, भैया आपको इस फंड से ही पैसे को बाद में विड्रॉ करना पड़ेगा। यस यस यस, ठीक है। चलो, फंड क्यों क्रिएट होता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब फंड में जो पैसा रखा है वो किस किस पर्पस के लिए यूज होगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये ध्यान से पढ़ना कि फंड में रखा हुआ पैसा किन किन पर्पस के लिए यूज होगा। पहला, पेमेंट ऑफ बेनिफिट्स टू इंश्योर्ड पर्सन एंड देयर फैमिलीज, ऑब्वियसली अगर किसी पर्सन को इंजरी हुई है उसकी फैमिली को बेनिफिट देने के लिए। दूसरा, मेंबर्स ऑफ कॉर्पोरेशन को फीस देने के लिए। सैलरी, ट्रैवलिंग, कंपनसेटरी अलाउंसेस देना सर्वेंट्स ऑफ द कॉर्पोरेशन, जो कॉर्पोरेशन के सर्वेंट्स हैं। कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल से रिलेटेड जो खर्चे कर रही है गवर्नमेंट उसके लिए पैसे देना। और सम इंश्योर्ड अंडर एनी डिक्री, ऑर्डर और अवार्ड अगेंस्ट द कॉर्पोरेशन और सर्वेंट। यानी इस फंड से पैसा इंश्योर्ड पर्सन को तो मिलेगा, बट साथ ही साथ सबसे ज्यादा पैसा किसको मिल रहा है, कॉर्पोरेशन को। सबसे ज्यादा पैसा किसको मिल रहा है, कॉर्पोरेशन को, क्योंकि वही उस फंड को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। अब कॉर्पोरेशन फंड को मैनेज करने के लिए कुछ भी खर्चा करती है तो उसके लिए पैसा कहां से निकालेगी, इस फंड से निकालेगी, ठीक है। चलो, कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो भैया कंट्रीब्यूशन तो यहां पर जो रेट प्रिस्क्राइब करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट उसके हिसाब से होगा। ये रेट चेंज होती रहती है, ऐसे कोई फिक्स्ड रेट नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल एम्प्लॉय टू पे कंट्रीब्यूशन इन फर्स्ट इंस्टेंस, बिल्कुल 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 इस बात का ध्यान रखना बच्चों, जब भी बात आएगी कंट्रीब्यूशन की तो पहली जिम्मेदारी तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की कि वो कंट्रीब्यूशन देगा दोनों के बिहाफ पे, मतलब एम्प्लॉय के बिहाफ पे भी और खुद का भी। बाद में वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसकी सैलरी से डिडक्ट कर सकता है, ठीक है। रिकवरी ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इमीडिएट एम्प्लॉयर, लेकिन अगर कोई इमीडिएट एम्प्लॉयर यानी कॉन्ट्रैक्टर की बात हो रही है बेसिकली यहां पर, तो बाद में उससे भी क्या करा जा सकता है, कंट्रीब्यूशन रिकवर किया जा सकता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, डेफिनेटली बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। पहला, आपको सिकनेस के टाइम पर बेनिफिट मिलेगा, मिसकैरेज या सिकनेस आउट ऑफ प्रेगनेंसी उसमें बेनिफिट मिलेगा, आपको डिसेबलमेंट के टाइम पर मिलेगा, आपके डिपेंडेंट को मिलेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट का पैसा मिलेगा और फ्यूनरल तक का खर्चा आपको मिलेगा इस फंड से। यस, ये फंड के बहुत सारे बेनिफिट्स है बच्चों, ठीक है। जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू दी बेनिफिट्स, अब उन्होंने बोला जो भी इसको बेनिफिट्स को एंजॉय करता है वो इस एक्ट के अंदर ही एंजॉय कर सकता है, जो कि ट्रांसफरेबल या असाइनेबल नहीं है। यानी ये बेनिफिट सिर्फ आप ही को मिलेगा, आप अपना बेनिफिट किसी और को ट्रांसफर या असाइन नहीं कर सकते। एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड, ऑब्वियसली अगर यहां पर कोई मुद्दा होता है तो क्या बनाई है, कोड बनाई है, जिसके पास आप जाकर अपने मुद्दे को क्या कर सकते हो, रख सकते हो। मैम क्या है वो कोड, जल्दी से बता दो ना, जल्दी से बता दो ना। चलो आओ बताऊं। पहला उन्होंने बोला स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करेगी, पहली बात तो ये कोड, ठीक है। कौन कंस्टिट्यूट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। हु इज और हैज बीन इन जुडिशियल ऑफिसर फॉर 5 years स्टैंडिंग शैल बी क्वालिफाइड टू अ जज, और यहां पर जज कौन बनेगा, जो क्वालिफाइड हो, जो 5 साल से क्या कर रहा हो, एज अ जज काम कर रहा हो। दूसरा, अब यहां पर कौन कौन से मैटर्स जाएंगे, यहां पर मैटर्स जाएंगे एजुकेशन से रिलेटेड, यहां पर जाएंगे मैटर क्लेम्स की रिकवरी से रिलेटेड। देखो सिंपल सी बात है, आपका क्लेम बनता था मेडिकल का 5 लाख रुपए, आपका क्लेम कितना बन रहा था, मेडिकल का 5 लाख रुपए, बट कंपनी आपको दे ही नहीं रही, कंपनी बोल रही नहीं 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 हम तो तुमको 2 लाख रुपए देंगे।
तो भैया आप ऐसे केस में इस कोर्ट के पास जाकर अपील कर सकते हो। क्लियर? इसके अलावा अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो किसी को भी इस एक्ट के प्रोविजन से एग्जेम्प्ट कर सकती है और बोल सकती है कि भैया कल से तुम्हारे ऊपर ये एक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो भाई साहब ये हो गया हमारा यूनिट नंबर 1 पहला कंप्लीट। यस, चैप्टर नंबर 19 के हमने पहली यूनिट कंप्लीट कर ली है जो कि थी हमारी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। अब हम आते हैं इसकी सेकंड नंबर की यूनिट पर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चैप्टर का नाम ही क्या है? प्रोविडेंट फंड। यस 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 यस, यानी आपको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा रही है फॉर फ्यूचर। क्या प्रोवाइड करी जा रही है? सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा रही है फॉर फ्यूचर। अब क्या बोलता है ये एक्ट, सुनो। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि ये यहां पर 3 स्कीम कवर करता है। कितनी स्कीम कवर करता है? 3। मैम कौन सी है वो 3 स्कीम? प्रोविडेंट फंड, पेंशन, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। प्रोविडेंट, पेंशन और डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। अब उन्होंने बोला ये एक्ट कहां पर अप्लाई होगा? हर फैक्ट्री पर जहां पर 20 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं या कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जहां पर 20 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं। ये तो अपन ने पीछे भी लिमिट पढ़ी है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड की ये लिमिट अपन सेम पीछे भी पढ़कर आए हैं। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी के ऊपर भी एक्ट को अप्लाई कर सकती है जहां पर 20 से ज्यादा मतलब 20 से कम भी वर्कर काम करते हैं। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये एक्ट कहां पर अप्लाई नहीं होगा मैम? जल्दी जल्दी से बता दो। ये एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल वाली, जो सेंट्रल या प्रोविजनल स्टेट के कंट्रोल में आती हो, यानी जहां पर ओल्ड एज पेंशन के केसेस लगते हो वहां पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दिए। बेसिक वेजेस की डेफिनेशन पढ़ लेना आप लोग। कैश वैल्यू, डियरनेस अलाउंस और प्रेजेंस मेड बाय द एम्प्लॉयर। कंट्रीब्यूशन का मतलब इस स्कीम के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होगा। कंट्रोल्ड इंडस्ट्री, जो सेंट्रल एक्ट के कंट्रोल में आती हो। एम्प्लॉय का मतलब अगेन कॉन्ट्रैक्टर या फिर एंगेज्ड एज एन अप्रेंटिस। अब आते हैं यहां पर, उन्होंने बोला यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान से सुनना है। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट? अगर आप अपने सन को, अपने बेटे को क्या देते हो? वेजेस देते हो। अपने बेटे को वेजेस देते हो, बिल्कुल आपके यहां पर आपका बेटा भी काम करता है और आप उसको बकायदा वेजेस देते हो, तो वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में कवर होगा। ऐसा बोलता है गोवर्धन लाल वाला केस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कौन बोलता है? गोवर्धन लाल वाला केस बोलता है। आगे, एम्प्लॉय इंक्लूड्स पार्ट टाइम एम्प्लॉय, स्वीपर वर्किंग ट्वाइस और थ्राइस नाइट, वॉचमैन, गार्डनर वर्किंग 14 डेज इन अ मंथ एक्सेट्रा। भैया इन्होंने यहाँ पर अलग अलग विचित्र विचित्र वर्कर्स को भी कवर कर लिया है। यानी अगर कोई आपके यहाँ पर पार्ट टाइम, स्वीपर, नाइट वॉचमैन, गार्डनर ये भी काम करते हैं तो रेलवे एम्प्लॉय कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी वर्सेस यूआई का केस यही बोलता है कि इनको भी वर्कर मान लेंगे। ठीक है, चलो अब देखो ये तो सिंगल सिंगल लाइन की डेफिनेशंस है, इनको सिर्फ आप एक बार रीड आउट कर लेना। अब आ जाते हैं स्कीम की जो 3 एक्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे प्रोविडेंट फंड की। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? प्रोविडेंट फंड की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो यार देखो प्रोविडेंट फंड के रूल्स क्या बोलते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला यहां पर इसको एडमिनिस्टर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अपॉइंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या अपॉइंट करती है? बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अपॉइंट करती है। ठीक है, जो कि स्कीम से रिलेटेड क्या करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। यानी यहां पर मेंबर्स कैसे अपॉइंट होंगे, कैसी मीटिंग्स होंगी, ये सारी चीजों का डिस्कशन कौन लेगा? ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज लेंगे। अब उन्होंने बोला एवरी एम्प्लॉय इन अ फैक्ट्री और अदर एस्टैब्लिशमेंट विद स्कीम अप्लाइज इज एंटाइटल्ड और रिक्वायर्ड टू बिकम द मेंबर ऑफ द फंड। देखो यार सिंपल सी चीज है, अगर आपको स्कीम का बेनिफिट लेना है तो आपको स्कीम का क्या बनना पड़ेगा? मेंबर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? मेंबर बनना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने बोला एक्सक्लूड एम्प्लॉय। यहां पर लेकिन कौन से एम्प्लॉय को एक्सक्लूड करा? एम्प्लॉय हैविंग अ मेंबर विड्रॉ फुल अमाउंट ऑफ हिज एक्यूमुलेशन इन फंड। भाई अगर किसी एम्प्लॉय ने ऑलरेडी अपना पूरा पैसा विड्रॉ कर लिया तो फिर आप किस बात के मेंबर? दूसरा, हु पे एक्सीड 15,000 रुपीज पर मंथ, जिसको 15,000 से ज्यादा की सैलरी दे रहे हो। और कोई अप्रेंटाइज, उसको यहां से क्या कर दिया? बाहर। भैया अप्रेंटाइज के लिए ये वाला रूल नहीं लगता है। ठीक है बच्चों, चलो अब कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 10% ऑफ द बेसिक वेजेस। कितना कंट्रीब्यूशन? 10% ऑफ द बेसिक वेजेस, डीए एंड रिटर्निंग अलाउंस। और साथ ही साथ ईच कंट्रीब्यूशन कैलकुलेटेड टू नियरेस्ट 50 पैसा और मोर टू बी काउंटेड एज नेक्स्ट हायर रूपी। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका अमाउंट निकला 11 रुपए 50 पैसे तो उसको क्या मान लेना? 12 रुपए मान लेना। ठीक है,
इसके अलावा उन्होंने बोला यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या करना है आपको, मेंबर ऑफ प्रोविडेंट फंड गेट इंटरेस्ट ऑन मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट इन द प्रोविडेंट फंड अकाउंट। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका पैसा प्रोविडेंट फंड में रखा है, आपको ये पैसा तो कब मिलेगा, आखिरी में मिलेगा, तो आपको इसके ऊपर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इसके ऊपर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। आगे, एडवांसेस और विड्रॉल्स फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड कैन बी टेकन फॉर द फॉलोइंग पर्पस। इस फंड से आप कब कब पैसा निकाल सकते हो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। पहला, अगर आपको अपनी लाइफ इंश्योरेंस की तरफ पेमेंट करना हो, आपको कोई घर या फ्लैट खरीदना हो, आपको नॉन रिफंडेबल एडवांसेस टू मेंबर ड्यू टू टेम्पररी डिस्क्लोजर ऑफ दी फैक्ट्री, भैया आपकी फैक्ट्री बंद हो रही है, अब आपको पैसा निकाल के अपने एम्प्लॉइज को तो देना पड़ेगा। इसके बाद में नॉन रिफंडेबल इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जिकल ऑपरेशन एंड सर्विंग फ्रॉम टीबी, लेप्रोसी, पैरालिसिस इन केसेस में। इसके अलावा नॉन रिफंडेबल इन केसेस ऑफ सर्जिकल ऑपरेशन और ट्रीटमेंट जब आपके फैमिली मेंबर्स का हो रहा है। एंड लास्ट एडवांस फॉर डॉटर सन मैरिज, सेल्फ मैरिज, सिस्टर ब्रदर, इनकी शादी के लिए अगर आपने पैसा निकाला है तो निकाल सकते हो। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए पैसा निकाल रहे हो, आप किसी कलामिटी की वजह से पैसा निकाल रहे हो, जैसे कोविड आ गया था, अब कोविड में लोगों के पास तो पैसे ही नहीं थे, तो वो इस फंड से पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई रीपेमेंट करते हो किसी स्पेशल केसेस में तो लोन का, तो वहां पर निकाल सकते हो। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आप कोई इक्विपमेंट को परचेस करने के लिए भी पैसा निकाल सकते हो। यार बच्चों ये 9 पॉइंट्स याद रखना, बिल्कुल याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, फाइनल विड्रॉल तो कब निकालना है, जब या तो आपकी डेथ हो जाए, या आप परमानेंट डिसेबल हो जाओ, या सुपर एन्यूएशन आ जाए, या रिट्रेंचमेंट और माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। यानी या तो मर रहे हो तो भाई आपकी फैमिली मेंबर पैसा निकाल लेंगे, या आप विदेश जा रहे हो हमेशा के लिए तो आप पैसा निकाल सकते हो, या फिर आपका सुपर एन्यूएशन आ गया है। सुपर एन्यूएशन मतलब आप वो 58 ईयर्स वाली एज को क्रॉस कर चुके हो, ठीक है। ये तो पहली स्कीम है प्रोविडेंट फंड स्कीम। ये कौन सी स्कीम थी बच्चों, हमारी पहली स्कीम थी प्रोविडेंट फंड। अब आते हैं नेक्स्ट स्कीम पर जो कि हमारी पेंशन स्कीम, और फिर हम थर्ड पढ़ेंगे एम्प्लॉय डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। ये दोनों तो छोटी छोटी है, मेन प्रोविडेंट फंड ही है बच्चों, याद रखना, मेन प्रोविडेंट फंड है। पेपर में इसी का क्वेश्चन आता है ज्यादातर, और उसमें से भी वो यही पूछते हैं आपसे, ठीक है। चलो, ओके ओके, नाउ आई एम गुड, ठीक है। चलो, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम क्या बोलती है कि यहां पर सबसे पहले तो सिर्फ और सिर्फ, सॉरी, पहले बात करते हैं पेंशन स्कीम की। पेंशन स्कीम देखो यार जनरली कब मिलती है, जब आपकी 10 इयर्स की क्या होती है, सर्विसेज होती है। अगर आप कहीं पर 10 इयर्स के लिए क्या कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, उस केस में आपको क्या मिलता है, पेंशन। पेंशन कब मिलती है, जब आपकी सुपर एन्यूएशन यानी 58 इयर्स के हो जाते हो, जब आप रिटायर हो रहे हो, या परमानेंट डिसेबलमेंट हो रहा है, डेथ हो रही है ड्यूरिंग सर्विसेज, या डेथ आफ्टर रिटायरमेंट, चिल्ड्रन पेंशन और ऑर्फन पेंशन। यानी पेंशन का पैसा तो जनरली आपके रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है, ठीक है। फिर आता है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड, इसमें सिर्फ किसका कंट्रीब्यूशन जाता है, एम्प्लॉयर। ये जरूर याद रखना, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड में सिर्फ किसका कंट्रीब्यूशन जाता है, एम्प्लॉयर। जबकि अभी हमने आगे पढ़ा था एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। यस मेरे बच्चों, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में दोनों लोगों का कंट्रीब्यूशन था, यहां सिर्फ किसका कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। अब ये स्कीम जो होगी ये भी किस पर अप्लाई होगी, सारी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिशमेंट्स पर जिनके ऊपर प्रोविडेंट फंड लगता है। दूसरा, यहां पर भी आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1% ऑफ द टोटल इमोल्यूमेंट्स, यानी यहां पर सिर्फ 1% कंट्रीब्यूशन है। तीसरा, यहां पर बेनिफिट आपको कब मिलेगा, सॉरी, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी कौन बियर करेगा, एम्प्लॉयर बियर करेगा। यहां पर स्कीम से अगर किसी फैक्ट्री को एग्जेम्प्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ मेंबर, अमाउंट इक्वल एवरेज बैलेंस इन अकाउंट ऑफ डिसीज ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 12 मंथ्स पीरियड ऑफ मेंबरशिप विच एवर इज लेस शेल बी पेड टू द पर्सन एलिजिबल। मतलब अगर आप जब मर गए और आपके मरने के टाइम पर इस अकाउंट में जितना पैसा रखा होगा वो आपको मिल जाएगा, बस, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, अब उन्होंने बोला यहां पर किन किन तरीकों से मनी डिटरमाइन किया जा सकता है। पहला उन्होंने बोला पावर ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर एंड डिसाइडिंग डिस्प्यूट इन द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। भैया अगर आपका कुछ डिस्प्यूटेड मैटर है कि मेरा पैसा इतना था उतना था, तो आप किसके पास जाओगे, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। और जनरली होता ही होता है, क्योंकि क्या होता है, एम्प्लॉय भी बीच बीच में पैसा निकालता रहता है, तो बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाते हैं, कब पैसा निकाला कब नहीं निकाला, इसकी वजह से डिस्प्यूट्स जनरली हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। मोड ऑफ रिकवरी ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉय, money due from employer as may be authorized in the same manner as an arrear of land revenue। जैसे आपसे आपका प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाता है वैसे ही यहां से एम्प्लॉयर से उसका कंट्रीब्यूशन वसूला जाता है।
रिड्यूस वेजेस। देखो यार बहुत बार ऐसा होता है कि इंप्लॉयर क्या लगाता है, दिमाग, क्या लगाता है, दिमाग। और दिमाग कैसा लगा रहा है कि भैया वर्कर को प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड का पैसा कम देना पड़े तो उसकी वेजेस रिड्यूस कर देता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स, जैसे आपका अगर एक जगह पर प्रोविडेंट फंड अकाउंट क्रिएटेड है, आप काम करते थे एबीसी फैक्ट्री में, अब आप चले गए एक्सवाईजेड फैक्ट्री में, आप कहां चले गए, एक्सवाईजेड फैक्ट्री में, तो आपका अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, आपका अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। ये चीज याद रखना, अकाउंट ट्रांसफरेबल होता है, यानी आप अपना सेम प्रोविडेंट फंड का अकाउंट नंबर लेकर दूसरी फैक्ट्री में जा सकते हो। फिर आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट। देखो यार ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट ये क्या बोलता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंसॉल्वेंट हो गए हो, है ना, या फिर आपके ऊपर कोर्ट ने कोई अवार्ड या डिक्री को क्या करा है, पास करा है ना। अब उस केस में अगर आपके प्रोविडेंट फंड को जब्त करना चाहें तो नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अलाउड। आपका प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है वो एज अ डिक्री का अटैचमेंट नहीं बन सकता, ये चीज को याद रखना बच्चों, ठीक है। चलो इसके अलावा तो अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे जिसको एग्जेम्प्ट करना उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है। बोलो भाई साहब, बोलो भाई साहब, बोलो भाई साहब। यूनिट नंबर 19 के हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से एक था हमारा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, दूसरा था हमारा प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड वाले में हमने पढ़ी 3 स्कीम, प्रोविडेंट, पेंशन और डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। अब हम आते हैं थर्ड यूनिट पर, जो कि है हमारी मटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कौन सी स्कीम पर आ रहे हैं हम मटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961। देखो यार ये तो नाम से क्लियर है कि ये किसके लिए है, वुमेन्स। ये किसके लिए है, वुमेन्स के लिए है। चलो फटाफट से देख लेते हैं कि मटर्निटी बेनिफिट एक्ट बोलता क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने बोला मटर्निटी बेनिफिट एक्ट प्रोटेक्ट करता है डिग्निटी ऑफ मदरहुड बाय प्रोवाइडिंग फुल एंड हेल्दी मेंटेनेंस ऑफ वुमेन एंड हर चाइल्ड when she is not working। यानी सिंपल सी बात है, ये वुमेन को और उसके चाइल्ड को क्या देना चाहता है, प्रोटेक्शन देना चाहता है। भैया अभी जिस बच्चे का जन्म नहीं भी हुआ उसको भी क्या मिलेगा, यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलेगा। अब उन्होंने बोला ये एक्ट किस पर लगेगा, फैक्ट्री, माइन, प्लांटेशन, सब पर लगेगा। यहाँ पर वेजेस का मतलब क्या, कैश अलाउंसेस, इंसेंटिव, बोनस, मनी वैल्यू फॉर कंसिडरेशन, बट डज नॉट इंक्लूड, पर यहाँ पर भी क्या कवर नहीं होगा, अगेन बोनस, ओवर टाइम, कॉन्ट्रीब्यूशन पेड एज प्रोविडेंट एंड पेंशन और ग्रेचुटी, इसको कवर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। आगे एम्प्लॉयमेंट ऑफ और वर्क बाय वुमेन प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड्स। देखो सिंपल सी बात है, कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां पर एम्प्लॉइज वुमेन वर्कर्स को क्या दिया जाएगा, एग्जेम्पशन। पहला, नो एम्प्लॉयर शेल नोइंगली एम्प्लॉय अ वुमेन, ऑल्सो नो वुमेन शेल वर्क ड्यूरिंग द 6 वीक्स इमीडिएटली फॉलोइंग द डिलीवरी मिसकैरेज ऑफ प्रेगनेंसी। भैया अगर आप प्रेग्नेंट हो, आपका मिसकैरेज हुआ है, तो आपको उसके 6 हफ्ते तक काम नहीं करना है। दूसरा, आपको लॉन्ग आवर्स के लिए स्टैंडिंग नहीं देनी है, मतलब ऐसा नहीं कि आपसे घंटों घंटों खड़े होकर काम कराया जा रहा है, ये चीज में भी क्या मिलेगा, आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। राइट ऑफ पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स। अब देखो यार यहाँ पर ना हमने इसको बहुत प्यार से चार्ट के फॉर्मेट में समझ लिया था, इसी में पूरा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट खत्म हो गया था। यस मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, इसी में हमने पूरा की पूरा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पढ़ा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट खत्म हो गया आपका, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं फटाफट से कि क्या बोलता है ये। चलो सबसे पहले बोलता है एवरेज डेली वेज, यानी वुमेन को क्या मिलेगी, एवरेज डेली वेज मिलेगी जब वो मैटरनिटी लीव पर जाएगी। जब वो कहां जाएगी, मैटरनिटी लीव पर जाएगी। अब वो एवरेज डेली वेज कैलकुलेट कैसे होगी मैम, ये भी तो बता दो जरा। 3 कैलेंडर मंथ्स जो है आपके वो उसका निकालेंगे एवरेज, या फिर जो आपका मिनिमम वेज फिक्स्ड है वो, रिवाइज्ड अंडर मिनिमम वेज और ₹10 विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। देखो सिंपल सी बात है, आपके पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी निकल रही थी 10,000, मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने फिक्स करा है 8,000, पर गवर्नमेंट ने इसको रिवाइज करके कर दिया 11,000 और 10 रुपए, विच एवर इज हायर। तो आपको कितनी मिलेगी, 11,000 11,000 11,000, ये आपको मिलेगी 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 मिलेगी, ठीक है। चलो
वर्कड एटलीस्ट 80 डेज इन 12 मंथ्स प्रीसीडिंग हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी। देखो सिंपल सी बात है, आपने नौकरी ज्वाइन करी और आप उसके 2 दिन बाद ही छुट्टी पे निकल गए मैटरनिटी के नाम पर, तो वो अलाउड नहीं है। उन्होंने बोला मैटरनिटी लीव के पहले आपने कम से कम 80 डेज तो क्या करा हो, काम किया हो। इसके बाद में आपको मैक्सिमम 26 वीक का क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन, यानी आपको टोटल 6 महीने की लीव मिलेगी, टोटल 6 महीने की लीव मिलेगी। अब यह आपके ऊपर है कि आप इस 6 महीने की लीव को कैसे स्प्लिट करते हो, इस 26 वीक्स को कैसे स्प्लिट करते हो। आप 8 हफ्ते पहले ले सकते हो बिफोर डिलीवरी, और बाकी का टाइम पीरियड आप आफ्टर डिलीवरी ले सकते हो, बट ये कंपलसरी नहीं है 8 हफ्ते पहले डिलीवरी के। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मैं तो पूरे टाइम काम करने के बाद में 6 महीने की छुट्टी लेना चाहती हूँ, तो आप 26 वीक्स आफ्टर डिलीवरी भी ले सकते हो। अब उन्होंने बोला ये जो 26 वीक्स है ये आपको तब मिलेंगे जब आपके 2 से कम बच्चे, यानी आपका फर्स्ट बॉर्न या सेकंड बॉर्न बेबी है, लेकिन यही टाइम 12 हफ्ते का हो जाएगा अगर आपके मोर देन 2 बेबीज हैं। फिर अगर वुमेन या चाइल्ड मर जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी पेबल ओनली फॉर द डेज अप टू एंड इंक्लूडिंग द डे ऑफ हर डेथ। फिर पेमेंट कब तक मिलेगा, जब तक कि आपकी मृत्यु नहीं हो गई थी, जब आप छुट्टी पर गए थे वहां से लेकर आपकी डेथ तक का जो टाइम पीरियड है सिर्फ उतने ही पैसे आपको मिलेंगे। अगर वुमेन करती है किसी चाइल्ड को अडॉप्ट जो कि है 3 महीने से छोटा का, तो फिर जो कमिश्निंग मदर होगी उसके वाले बेनिफिट आपको मिलेंगे 12 हफ्ते तक फ्रॉम डेट चाइल्ड इज हैंड ओवर टू द अडॉप्टिंग मदर और कमिश्निंग मदर, यानी अगर या तो आपने अडॉप्ट किया या आप थे कमिश्निंग मदर, दोनों ही केसेस में 12 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी आपको, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम, अगर वुमेन चाहे तो शी कैन डू वर्क फ्रॉम होम, then she can work with availing maternity benefits. Employer and employee can discuss terms in this matter, और इस मैटर में वो जो भी टर्म्स डिस्कस करना चाहे वो कर सकते हैं। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ये वुमेन के रिलेटेड प्रोविजन सारे याद रखने आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें से किसी के ऊपर कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकता है, पूरा की पूरा कंबाइंड क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसको गलती से भी छोड़कर मत जाना, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में उन्होंने बोला कि जब भी आप क्या जाओगे मैटरनिटी बेनिफिट पर जाओगे तो आपको नोटिस तो देकर जाना पड़ेगा कि आप कितने दिन की छुट्टी पर जा रहे हो और आप कब से लेकर कब तक काम नहीं करोगे। आपको आप छुट्टी पर आ गए हो उसके बाद में आपको नर्सिंग ब्रेक्स भी मिलेंगे, यानी आपको रेस्ट इंटरवल तो हमको अलाउ करना पड़ेगा ताकि आप अपने बेबी को जो 15 मंथ से कम का है उसको फीड कर सको। फिर आपको क्रीच फैसिलिटी मिलेगी अगर आपके यहाँ पर 50 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं तो। आपको इसके अलावा हम यहाँ पर जो भी एग्जिबिट्स वगैरह हैं कॉशियस प्लेस पर लिखना पड़ेगा कि आपके यहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट दिए जाते हैं, और आपको इससे रिलेटेड रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ेंगे और पेनाल्टी लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिनिमम 3 मंथ्स और मैक्सिमम 1 ईयर तक की अगर आपने इसका कंप्लायंस नहीं किया, और मिनिमम 2000 से लेकर मैक्सिमम 5000 तक की क्या लग जाएगी, फाइन। तो भैया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर अगर आप पूरा टॉपिक देखोगे तो सिर्फ यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको इतने डिटेल से प्रॉपर्ली हैंड रिटन नोट्स के साथ एक्सप्लेन किया था। तो आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के पास वो हैंड रिटन नोट्स होंगे जिसमें से वो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बोलो भाई साहब, बोलो भाई साहब, बोलो भाई साहब। 3 टॉपिक तो मैम कंप्लीट भी हो गए और पता भी नहीं चला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यूनिट नंबर 19 के हमने 3 टॉपिक्स कर लिए हैं कंप्लीट। अब बचे हुए 3 टॉपिक्स जिसमें से आखिरी वाला तो बहुत छोटा है। अब है 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रेच्युटी और एप्रेंटाइज। यस मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रेच्युटी और एप्रेंटाइज। दोनों थोड़े से बड़े हैं बट इजी हैं, आई बैक दैट। दोनों बड़े हैं बट इजी हैं, ठीक है। चलो आ जाओ मेरे साथ ऐप ग्रेच्युटी एक्ट पर। जल्दी जल्दी से मुझे बता दो कि तुम्हें पहले यूनिट 19 की 3 यूनिट समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। चलो भाई साहब, चलो 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 अब आ जाते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट पर। यार जो बच्चे मेरे प्यारे प्यारे से वीडियो देख रहे हो जरा फटाफट बता तो दो कि तुम्हारा क्या हाल है। हो गए हैं हमें ऑलमोस्ट 8.5 घंटे पढ़ते पढ़ते आज। तुम जीवित तो हो? आर यू ऑल अलाइव? जल्दी जल्दी से बता दो यार, मजेदार तरीके से बता दो मुझे कि तुम जीवित हो।
से स्टार्ट? पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से, ठीक है। ग्रेच्युटी का मतलब क्या? ग्रेच्युटी का मतलब क्या? ग्रेच्युटी का मतलब होता है जब आपको मिलता है कोई लमसम पेमेंट। आपको क्या मिलता है? कोई लमसम पेमेंट। और ये पेमेंट कब मिलेगा? जब आपने कंटिन्यूसली क्या करी हो? सर्विसेज रेंडर, या आपका हो रहा है रिटायरमेंट। आपने क्या करी हो? कंटिन्यूसली सर्विसेज रेंडर, या आपका क्या हो रहा हो? रिटायरमेंट। उस टाइम पर आपको क्या मिलेगी? ग्रेच्युटी मिलेगी, वो भी लमसम। बस यही डिफरेंस है प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड और ग्रेच्युटी में। ग्रेच्युटी का पैसा हमेशा लमसम में मिलता है, ठीक है। आगे ये एक्ट किस पर एप्लीकेबल होगा? फैक्ट्री, माइन, ऑलफील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट एंड रेलवे कंपनी, किसी भी शॉप एस्टेब्लिशमेंट जहां पर 10 से ज्यादा वर्कर काम करते हो, किसी भी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जहां पर 10 से ज्यादा वर्कर काम करते हो, वहां पर अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो इस एक्ट को एप्लीकेबल कर देगी, ठीक है। ठीक बा, चलो। Who is an employee? यहां पर एम्प्लॉय किसको मानेंगे यार मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों? एम्प्लॉय का मतलब उन्होंने बोला कि एम्प्लॉय वैसे तो हमको जनरली पता है स्किल्ड अनस्किल्ड सबको, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट था टीचर्स को कवर करा गया था। अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी टीचर एसोसिएशन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के केस में। यस यस यस, ये आपको याद रखना है बच्चों। यहां पर टीचर्स को क्या करा गया है? कवर करा गया है। इससे रिलेटेड बकायदा एक अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी टीचर्स का केस आया था, ठीक है। कंटिन्यूअस सर्विसेज का मतलब क्या? अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, हमें समझना पड़ेगा कि कब कब ग्रेच्युटी मिलती है। पहला, अगर इंप्लॉय को हम बोल रहे हैं कि वो कंटिन्यूअस सर्विसेज में है, मतलब उसकी सर्विसेज कैसी है? अनइंटरप्टेड सर्विसेज है। कैसी सर्विसेज है? अनइंटरप्टेड सर्विसेज है। उसके अलावा वेयर इंप्लॉय नॉट इन कंटिन्यूअस सर्विस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और 6 मंथ्स। अब यहां पर 1 ईयर और 6 मंथ्स के कुछ प्रोविजंस दिए। आ जाओ फटाफट से पढ़ लेते हैं इसका क्या मतलब है। देखो यार, अगर है माइन का केस, अगर है माइन का केस और अगर आप एक साल में से 190 दिन काम करते हो तो मान लेंगे कंटिन्यूअस सर्विसेज है। तो क्या मान लेंगे? कंटिन्यूअस सर्विसेज है। और अगर 6 महीने की ड्यूरेशन है तो 95 डेज, यानी अगर आपकी माइन ऐसी है जहां 6 महीने काम होता है तो वहां पर 95 डेज देखना है। फिर अदर केसेस में, मतलब माइन के अलावा नॉर्मल 1 ईयर है तो एटलीस्ट 240 डेज और 6 महीने में 120 दिन, यानी ये आपका क्या माना जाएगा? कैलकुलेशन माना जाएगा। किसके लिए? कंटिन्यूअस ऑफ सर्विसेज के लिए। किसके लिए माना जाएगा? कंटिन्यूअस ऑफ सर्विसेज के लिए। आगे इन्होंने बोला वेयर एम्प्लॉयड इन अ सीजनल एस्टेब्लिशमेंट, अगर आप कहां पर हो? सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में रहे हो तो फिर वहां पर 75% ऑफ डेज इन ऑपरेशन। भैया अब आपकी सीजनल फैक्ट्री काम करती है 6 महीने, तो 6 महीने का 75% अगर आपने काम किया है तो हम मान लेंगे कंटिन्यूअस सर्विसेज है और आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल कैंडिडेट बन जाओगे, ठीक है। फिर इसके बाद में उन्होंने बोला ग्रेच्युटी का पैसा मिलता किसको? आपको मिलेगा, फैमिली को मिलेगा। देखो अगर आप जीवित हो तो आपको मिलेगा, नहीं तो किसको मिलेगा? फैमिली को। अब फैमिली में उन्होंने किसको बोला? ऑब्वियसली मेल एम्प्लॉय के केस में उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स, उसकी वाइफ के डिपेंडेंट पेरेंट्स, और अगर विडो है ऑफ अ डिसीज सन, यानी अगर बेटे की बीवी, बेटा मर चुका और उसकी बीवी यानी उसकी जो विधवा बीवी उसको भी कवर किया। अगर आपने कोई लीगली अडॉप्टेड बच्चा किया है तो वो इंक्लूड हो जाएगा आपकी फैमिली में। अगर आपका चाइल्ड आपने किसी और को दे दिया है, मतलब अब वो आपका चाइल्ड नहीं रहा, वो किसी और का लीगल अडॉप्टेड हो गया, तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। बस ये याद रखना है, ठीक है। आपको सुपर एन्युएशन का मतलब पता ही है, रिटायरमेंट की एज, वेजेस का मतलब बेसिक वेजेस, अमोल्यूमेंट्स, डियरनेस, अलाउंसेस। बट क्या कवर नहीं होगा? बोनस, कमीशन, एचआरए एंड ओवर टाइम। ये सारी चीजों को हम यहाँ कवर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। When is gratuity payable? सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैम ग्रेच्युटी का पेमेंट होगा कब? Gratuity shall be payable to employee on termination of his employment after he has rendered continuous service for not less than 5 years. यानी कम से कम 5 साल की सर्विसेज तो देनी पड़ेंगी, तभी ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल बनोगे। इसीलिए तो ये डेज जरूरी है, इनका कैलकुलेशन जरूरी है, क्योंकि हमें ये गिनना पड़ेगा कि क्या आपने इसको मिलाकर 5 साल काम किया है, ठीक है। टू होम ग्रेच्युटी इज पेबल? ऑब्वियसली इंप्लॉय को, और अगर वो मर गया तो उसके नॉमिनी को। अब ग्रेच्युटी निकलती कैसे है मैम? ग्रेच्युटी हम निकालते हैं जो आपकी 15 डेज की वेजेस है, जो लास्ट ड्रॉन 15 वेजेस है, उसके बेसिस पर ग्रेच्युटी को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। और मैक्सिमम अमाउंट ग्रेच्युटी का 20 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। मैक्सिमम ग्रेच्युटी किसी भी केस में 20 लाख से ज्यादा की नहीं होगी, ठीक है। 4 फीचर ऑफ ग्रेच्युटी, अगर आपने किया है कोई फ्रॉड,
अगर आपने क्या किया है कोई फ्रॉड, तो हम आपसे आपकी ग्रेच्युटी छीनने का हक रखते हैं, यानी आपकी ग्रेच्युटी फोरफिट हो सकती है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो किसी को भी इस प्रोविजन से एग्जेम्प्ट कर सकती है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड अपीलेट अथॉरिटी बनाई गई है यहाँ पर, क्योंकि अगर आपकी कल को ग्रेच्युटी को लेकर कुछ मिसहैपनिंग्स होती हैं तो आप इन अथॉरिटीज के पास जाकर अपील कर सकते हो। इनके पास क्या क्या पावर्स हैं, ये आपको आपका ग्रेच्युटी का पैसा दिलवाएंगे, इसके लिए आपको इनको रिटर्न एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि आपका ग्रेच्युटी का अमाउंट कितना कैलकुलेट होता है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है भैया। आगे जाकर उन्होंने बोला Although the forms have been laid down, an application on plain paper is also accepted। यानी जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर फॉर्म ही होगा, आप एक प्लेन पेपर पर भी एप्लीकेशन दोगे तो वो एक्सेप्टेड है। ठीक है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर के क्या क्या राइट्स और ऑब्लिगेशंस है। एम्प्लॉयर ड्यूटी टू डिटरमाइन एंड पे ग्रेच्युटी। देखो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ग्रेच्युटी का अमाउंट निकालो और पे करो। ठीक है। इफ अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी इज नॉट पेड विद इन अ पीरियड स्पेसिफाइड, एम्प्लॉयर शैल पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। भैया अगर तुमने ग्रेच्युटी टाइम पर पे नहीं करी ना तो 10% की रेट से इंटरेस्ट भी देना पड़ जाएगा, वो भी सिंपल इंटरेस्ट। याद रखना, याद रखना, याद रखना। ठीक है। अगर ग्रेच्युटी टाइम पर पे नहीं करी तो 10% की रेट से क्या लग जाएगी, इंटरेस्ट लग जाएगी। आगे रिकवरी ऑफ ग्रेच्युटी। देखो भैया तुमने ग्रेच्युटी पे करी नहीं थी, हम कहां गए थे, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास गए, हमने उनको जाकर क्या बोला, हमको हमारी ग्रेच्युटी दिलवाओ। तो जब वो ग्रेच्युटी दिलवाएंगे ना तो फिर वो आपको ग्रेच्युटी का अमाउंट तो दिलवाएंगे, बट अब सिंपल इंटरेस्ट नहीं, अब कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत दिलवाएंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट नहीं, अब कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत ग्रेच्युटी का पैसा मिलेगा। तो ये चीज याद रखना, अगर एम्प्लॉयर ने पैसा नहीं दिया और आप कलेक्टर के पास चले गए तो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट से लग जाएगी ग्रेच्युटी। ठीक है, इसीलिए ग्रेच्युटी का अमाउंट टाइम से पे कर देना। लो भैया ग्रेच्युटी भी कंप्लीट हो गया, जल्दी जल्दी से आ जाओ यार, तुम जल्दी जल्दी से आ जाओ और मुझे बता दो कि तुम्हें ग्रेच्युटी भी समझ में आया या नहीं आया। बोलो भाई साहब, बोलो भाई साहब, बोलो ही भाई साहब। चलो भैया अब आते हैं नेक्स्ट, एकदम नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारा एप्रेंटाइज एक्ट 1961। बिल्कुल 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 जल्दी से आ जाओ एप्रेंटाइज एक्ट 1961 पर। अब यही थोड़ा सा बड़ा बचा है, बाकी तो यूनिट नंबर 19 का जो लास्ट वाला चैप्टर है वो बहुत ही छोटा है, और फिर आएगा आखिरी में 20 चैप्टर जो कि हमारा सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड, जिसमें भी कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, हमको सिर्फ एक मेजर केस लॉ है वो डिस्कस करना है। इसी के बाद हम करेंगे हमारी इस मैराथन को समाप्त। बिल्कुल मजा मजा आ गया होगा पढ़कर तुमको कि 9 घंटे के अंदर अप्रोक्स हमने पूरे SBIL को ऐसे यूं खत्म कर दिया। ठीक है, चलो अब आते हैं एप्रेंटाइज एक्ट 1961। देखो एप्रेंटाइज का मतलब ये एक्ट किन के लिए बनाया गया है, इंटर्न्स। ये एक्ट किन के लिए बनाया गया है, इंटर्न्स। अब देखो यहां पर ना एक तो सबसे पहली चीज ये याद रखना, ये एक्ट बात करता है इंप्लॉय की ट्रेनिंग पर। सबसे ज्यादा यहां पर जो फोकस करा गया इस एक्ट के अंदर इंप्लॉय की ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया। अब कुछ डेफिनेशंस दिए। पहले उन्होंने बोला अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप के तहत क्या करोगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे। फिर एम्प्लॉयर का मतलब क्या है, जहां पर 1 or more persons टू वर्क, यानी यहां पर एक से ज्यादा वर्कर काम करेंगे। ग्रेजुएट या टेक्नीशियन अप्रेंटाइज क्या होता है, जो डिग्री या डिप्लोमा होल्ड करता है। पोर्टल साइट का मतलब वेबसाइट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटाइज के केस में जो सर्टिफिकेट होल्ड करता हो वोकेशनल कोर्स का। और ट्रेड अप्रेंटाइज जो ट्रेड या डेजिग्नेटेड ट्रेड में इन्वॉल्व हो। देखो यहाँ पर छोटी छोटी सी बहुत सारी डेफिनेशंस थी जो मैंने क्लास में पढ़ाते टाइम भी तुमको इंपॉर्टेंट बोली थी। ठीक है, चलो क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एंगेज्ड एज अप्रेंटाइज। अब उन्होंने बोला अगर आपको अप्रेंटाइज बनना है तो सबसे पहले बिल्कुल 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 हेलो CS रॉक ऋषभ आपको नॉट लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज। सिंपल सी बात है, अप्रेंटाइज एक्ट 14 साल से ऊपर वाले व्यक्ति के ऊपर लगेगा। भैया अब आप किसी 14 साल से कम वाले बच्चे से तो वैसे भी इंटर्नशिप नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये एक्ट किन के लिए, जो 14 ईयर्स के अबव है। दूसरा, जो स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल फिटनेस को सर्टिफाई को प्रिस्क्राइब्ड करते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी यहां पर अप्रेंटाइज बनने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, तभी क्या हो पाएगा, आपके ऊपर यह एक्ट एप्लीकेबल हो पाएगा। बोले तो
झमाझम तरीके से। चलो अब आते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। बिल्कुल 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 ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। ये हमने क्लास में डेफिनेटली मेरे हैंड रिटन नोट से पढ़ा था, अभी भी हम इसको वहीं से पढ़ेंगे। आ जाओ मेरे साथ, जल्दी जल्दी से आ जाओ, ठीक है। पहला उन्होंने बोला अप्रेंटाइज ट्रेनिंग इन डेजिग्नेटेड ट्रेड। अगर आप काय में इन्वॉल्व हो, डेजिग्नेटेड ट्रेड में इन्वॉल्व हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट। क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट। आफ्टर दैट ट्रेनिंग इज कमेंस्ड, यानी जब तक के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तब तक की ट्रेनिंग शुरू नहीं हो सकती। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखी होंगी, टर्म्स और कंडीशंस। देखो सिंपल सी बात है, एक है हमारे मिस्टर ए, जो कि कौन है, हमारे एम्प्लॉयर, जो कि हमारे कौन है, एम्प्लॉयर। इन्होंने एक चीकू नाम के लड़के को क्या रखा है, ट्रेनिंग पर रखा है। एक चीकू नाम के लड़के को क्या रखा है, ट्रेनिंग पर रखा है। तो इन दोनों के बीच में क्या होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है कि भैया ये चीकू को क्या दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब अगर आपका कोई पोर्टल नहीं है, मतलब ये अपन ने पढ़ा ना पोर्टल साइट जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, अब अगर कोई पोर्टल साइट नहीं है तो एम्प्लॉयर को 30 डेज के अंदर अंदर जो अप्रेंटाइज एडवाइजर है उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा और उसको विद इन 15 डेज, हाँ चलो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एम्प्लॉयर क्या करेगा, 30 डेज के अंदर अंदर कांटेक्ट करेगा किसको, अप्रेंटाइज एडवाइजर को, और वहां से 15 दिन के अंदर अंदर वो क्या देगा, ऑब्जेक्शन देगा। किस चीज के ऑब्जेक्शन, कि भैया उसको कोई दिक्कत तो नहीं है इस अप्रेंटाइज से। अगर वो कुछ नहीं देता तो विद इन 30 डेज आप इसको रजिस्टर कर लोगे, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेबल हो जाएगा। लेकिन 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 अगर है आपकी पोर्टल साइट, यानी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है कोई पोर्टल साइट, तो 7 डेज के अंदर अंदर आप एंटर करोगे पोर्टल साइट के ऊपर फॉर वेरिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन, फॉर वेरिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसमें एक छोटा सा पॉइंट पढ़ते हैं, नोवेशन। नोवेशन ये बोलता है अगर कोई ओल्ड एम्प्लॉयर है और अप्रेंटाइज है, उसके बीच में किसी कंडीशंस की वजह से काम पूरा नहीं हो पा रहा है, भैया मैं आपके आई थी ट्रेनिंग पर अब मेरे को आपके यहाँ ट्रेनिंग जम नहीं रही, मैं शिफ्ट करना चाहती हूँ कहीं और, तो मैं न्यू कॉन्ट्रैक्ट के तहत जाकर शिफ्ट कर सकती हूँ, मैं नया कॉन्ट्रैक्ट बना सकती हूं, ये बोलता है नोवेशन। बस यार बच्चों ये याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बातें, छोटी छोटी सी बातें जो याद रख लेना। चलो फिर हम बात करते हैं पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का पीरियड कैसा होगा, तो उन्होंने बोला वो तो डिपेंड करता है ट्रेड में हो या फिर आप किसी अदर में हो या ग्रेजुएट में हो, जैसी टाइप की ट्रेनिंग होगी उसके हिसाब से उसका पीरियड होगा। यानी यहाँ पर कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं। जैसे अगर अपन बात करें सीए में होती है 21 महीने की ट्रेनिंग, हमारे यहाँ होती है 15 महीने, 12 महीने, 21 महीने की ट्रेनिंग, तो अलग अलग टाइम पीरियड्स हैं, उसके हिसाब से क्या होंगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएंगी, ठीक है। चलो फिर आते हैं प्रैक्टिकल एंड बेसिक ट्रेनिंग ऑफ अप्रेंटिस। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिल्कुल 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 यार मैम आप इंपॉर्टेंट बोल के पता नहीं कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा चुकी हो। चलो अब आते हैं प्रैक्टिकल और बेसिक ट्रेनिंग पर, ये भी हमने मेरे नोट से पढ़ा था, आ जाओ इस पर। पहले उन्होंने बोला एम्प्लॉयर सूटेबल अरेंजमेंट्स करेगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। देखो सिंपल सी बात है, अगर मुझे आपको सिखाना है कंप्यूटर का काम तो पहले मुझे वहां पर कंप्यूटर अरेंज भी तो करने पड़ेंगे। दूसरा, सेंट्रल अप्रेंटाइज एडवाइजर और असिस्टेंट अप्रेंटाइज एडवाइजर गिव रीजनेबल फैसिलिटी फॉर एक्सेस टू ईच सच अप्रेंटाइज एंड टेस्ट हिज वर्क। यानी अगर आपके पास नहीं है सुविधा तो आपको सुविधा कौन देगा, सेंट्रल अप्रेंटाइज एडवाइजर देगा या फिर उसका असिस्टेंट देगा। अब अगर किसी ट्रेड में अप्रेंटाइज ने इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग ले ली है और रिकॉग्नाइज्ड है बाय नेशनल स्टेट बोर्ड, तो फिर उसको पहले बेसिक ट्रेनिंग कराओ, उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दो। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको बेसिक काम आता ही नहीं तो हम आपको एडवांस काम कैसे सिखा सकते हैं। तो पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, बेसिक काम सीखना पड़ेगा, उसी के बाद में आप क्या सीख पाओगे, एडवांस काम सीख पाओगे। आगे, सिलेबस अदर देन ग्रेजुएट प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल। और इसका सिलेबस भी कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि भैया इस ट्रेनिंग में क्या सिखाना है, कितना सिखाना है, ये सारी चीजें कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। इन केस ऑफ ग्रेजुएट, लेकिन अगर ग्रेजुएट का केस होगा तो फैसिलिटी रिक्वायर्ड फॉर हैविंग सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल। और अगर ग्रेजुएशन का मामला है तो सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल की एडवाइस लेनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है ना बच्चों, वो है रिकरिंग कॉस्ट का। बिल्कुल,
उन्होंने बोला ये जो ट्रेनिंग है इसका खर्चा उठाएगा कौन? इसका खर्चा अगर बेसिक ट्रेनिंग है और वो भी ट्रेड अप्रेंटाइज से रिलेटेड, बेसिक ट्रेनिंग है वो भी ट्रेड अप्रेंटाइज से रिलेटेड, और आप क्या करते हैं मोर देन 250 वर्कर काम, यानी आपके पास है 250 से ज्यादा, है ना, तो फिर खर्चा कौन उठाएगा? एम्प्लॉयर। अगर लेस देन 250 है तो एम्प्लॉयर और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो फिर खर्चा कौन उठाएगा? मिलकर एम्प्लॉयर और सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट जितना उठाएगी वो बोलेगी जितना उतना, बचा हुआ कौन उठाएगा? आप खुद उठाओगे। देखो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बोल तो रही है हम खर्चा उठाएंगे, बट एट दी एंड खर्चा उठवाएगी किससे? आपसे ही उठवाएगी। ये कब? बेसिक ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के केस में पूरा खर्चा कौन उठाएगा? एम्प्लॉयर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के केस में खर्चा कौन उठाएगा? एम्प्लॉयर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू ग्रेजुएट और टेक्नीशियन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू ग्रेजुएट और टेक्निकल, तो यहां पर कॉस्ट जो होगी वो कौन उठाएगा? एम्प्लॉयर। लेकिन स्टाइफंड कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर, सेंट्रल गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर। भैया यहां तो याद रखना, ये तो स्टाइफंड मिला के बात कर रहे हैं, लेकिन यहां स्टाइफंड की बात अलग से करी गई है, ठीक है, ये चीज याद रखना भैया, ये रिकरिंग कॉस्ट का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो वापस से आ जाओ ऊपर टॉपिक पे। एम्प्लॉयर की क्या क्या ऑब्लिगेशन है मैम, जल्दी जल्दी से बता दो। एम्प्लॉयर सबसे पहले तो अप्रेंटाइज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ये देखेगा कि वो क्वालिफाइड है या नहीं है, एडुकेट इंस्ट्रक्शनल स्टाफ है कि नहीं, भैया ट्रेनिंग देने के लिए आपके पास वर्कर भी है कि नहीं है जो काम सिखाएंगे। उसके अलावा और भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई बातचीत लिखी है तो वो फॉलो करनी है। अप्रेंटाइज की क्या क्या ऑब्लिगेशन होगी, वो ट्रेड को डिलिजेंटली सीखेगा, मतलब ऐसा नहीं आके मक्कारी कर रहा है, ईमानदारी से सीखना पड़ेगा। दूसरा रेगुलरली क्लासेस आना पड़ेगा, मतलब आपकी तरह नहीं है ना जो कभी कभी क्लासेस आते हैं। तीसरा सारे लॉ ऑफ फुल ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे, और जो अंडर कॉन्ट्रैक्ट लिखा है वो सारी बातें करनी पड़ेंगी। आवर्स ऑफ वर्क, ओवर टाइम एंड लीव, भैया पहली बात तो इनको वीकली और डेली आवर्स इनके डिफाइन होंगे। नो अप्रेंटाइज इज अलाउड टू वर्क ओवर टाइम, ओवर टाइम नहीं कर सकते हाँ, लेकिन अगर कहीं पर अप्रेंटाइजशिप एडवाइजर ने बोल दिया तो कर सकते हो। इसके अलावा आपको लीव और हॉलीडेज मिलेगी अंडरगोइंग ट्रेनिंग, ठीक है, जो मिलती है नॉर्मली वो आपको मिलेंगी। अप्रेंटाइज आर ट्रेनी एंड नॉट वर्कर, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एवरी एम्प्लॉयर को इसके रिकॉर्ड्स वगैरह भी क्या करने हैं? मेंटेन करने हैं। इसके बाद में अगर इनके बीच में कल को डिस्प्यूट हो जाता है तो अप्रेंटिसशिप काउंसिल के पास जाकर डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लेना। एंड लास्ट उन्होंने बोला हॉलीडे ऑफ टेस्टिंग एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट एंड कंक्लूजन ऑफ ट्रेनिंग। देखो भैया देखो भैया देखो भैया, तुमने करी इतनी मेहनत, तुमने करी इतनी मेहनत, तो उसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट। उसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट। लेकिन 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 ऐसा नहीं कि सिर्फ काम सीख लिया और सर्टिफिकेट दे दिया, बकायदा तुमको टेस्ट में अपीयर करना पड़ेगा, अपनी प्रोफिशिएंसी प्रूफ करनी पड़ेगी कि तुमने जेन्युइनली काम सीखा है, तब जाके क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। फिर इसके अलावा उन्होंने बोला ऑफर एंड एक्सेप्टेड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको किसी ट्रेनी का काम अच्छा लगा, आपको लगा यार ये बढ़िया ट्रेनी था, तो आप उसको जॉब भी ऑफर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं? तो नेशनल काउंसिल है, सेंट्रल अप्रेंटाइज, स्टेट काउंसिल, स्टेट अप्रेंटाइज और ऑल इंडिया काउंसिल, अलग अलग लेवल की अलग अलग अथॉरिटीज हैं। फिर दिए हैं ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी। उन्होंने बोला अगर आपके एम्प्लॉयर ने किया कोई भी काउंटरवेंशन तो आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देने के बाद में 500 रुपए की क्या लगाएंगे? पहले 3 महीने की फाइन, 500 रुपए की फाइन लगेगी फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, और फिर उसके बाद में लगेगी 1000 रुपीज। और अगर एम्प्लॉयर या अदर पर्सन ने किया तो भैया ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी। बोलो भाई साहब, बोलो भाई साहब, बोलो भाई साहब। ये यूनिट नंबर 19 का हमने चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया है, दैट इज योर अप्रेंटाइज ट्रेनिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी से आ जाओ यूनिट नंबर के लास्ट पार्ट पर, जो कि है हमारा लेबर लॉ सिंप्लीफिकेशन एंड प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग रिटर्न एंड मेंटेनिंग रजिस्टर बाय सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट्स। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी से आ जाओ भैया, ये तो एक पन्ने का टॉपिक है, जल्दी से खत्म करेंगे इसको। आओ भाई साहब आओ। क्या बोलता है मैम ये चैप्टर नंबर 19? देखो यार, चैप्टर नंबर 19 का जो लास्ट पार्ट है ना, ये बात करता है रिटर्न्स और रजिस्टर्स को मेंटेन करने की। ये ऐसा बोलता है कि अगर आपके ऊपर लगता है ये एक्ट, तो आपको करने पड़ेंगे कुछ रजिस्टर मेंटेन। मैम किन किन को करने? फैक्ट्री, वर्कशॉप और प्लांटेशन और न्यूज़पेपर वालों, इनको क्या करने हैं? रजिस्टर्स मेंटेन करने, क्योंकि आपके ऊपर क्या लगता है ये वाला एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है।
कौन से रजिस्टर मेंटेन करने? मैम 3 रजिस्टर मेंटेन करने, फॉर्म 1, 2 और 3। फॉर्म 1 के अंदर जाएगा आपका एनुअल रिटर्न, इसके अंदर आएगा आपकी एम्प्लॉय कम एम्प्लॉयमेंट कार्ड, और इसके अंदर आएगा मस्टर रोलर। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है? मेंटेन करनी है, ठीक है। चलो, इसके अलावा यहां पर ये एक्ट किन किन पर लगेगा? तो इन सब पर लग जाएगा। अब यहां पर आपको बेसिकली 2 डेफिनेशन दी है, स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट और वेरी स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट। स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट और वेरी वेरी स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट क्या बोलता है? ये बोलता है स्मॉल का मतलब होता है जहां पर नॉट लेस देन 10 एंड नॉट मोर देन 40% काम करते हैं, यानी 10 से लेकर 40 अगर लोग आपके यहां हैं तो आप छोटी स्टैब्लिशमेंट हो। और अगर लेस देन 9 है, मतलब 9 है, 10 से कम है, नॉट मोर देन 9, एक्चुअली इन्होंने ऐसा लिखा नॉट मोर देन 9, नॉट मोर देन 9, तो हम आपको क्या मान लेंगे? वेरी स्मॉल मान लेंगे। क्या मान लेंगे? वेरी वेरी स्मॉल मान लेंगे। इसके अलावा उन्होंने बोला हम जिसको चाहें उसको इस एक्ट से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं कि भैया तुमको रजिस्टर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, पर आपको अगर मेंटेन करना है तो फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 2, 3 को मेंटेन करना पड़ेगा। बोलो भाई साहब, बोलो भाई साहब, बोलो भाई साहब। ये एक्ट तो हो ही गया कंप्लीट, इसमें तो कुछ है ही नहीं पढ़ने जैसा। इसको अगर आप एक बार ऐसे सिर्फ आंखों से देख के भी चले जाओगे तो भी काम हो जाएगा, सिर्फ अपनी नजरों से ही देख लेना, ठीक है। ज्यादा इसकी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया, लास्ट टॉपिक पर आ जाओ। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो यार, इसमें पूरे पहले पेज पर जो पॉइंट दिया है वो दी है विशाखा गाइडलाइंस। आपको क्या दी हुई है? विशाखा गाइडलाइंस। और ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस चैप्टर में से अगर कुछ क्वेश्चन बनता है तो वो विशाखा गाइडलाइंस के ऊपर बनता है। हमने इसको बहुत इजी तरीके से क्लास में समझा था, हम वैसे ही समझ रहे हैं इसको। सबसे पहले हमने बात करी थी विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात करी थी हमने? विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की बात करी थी 1997। हमने बात करी थी कि यहां थी एक भंवरी देवी, यहां पर थी क्या है? एक भंवरी देवी जो रोकने गई थी चाइल्ड लेबर मैरिज को। यस, ये केस की शुरुआत हुई थी चाइल्ड मैरिज से। ये केस की शुरुआत कहां से हुई थी? चाइल्ड मैरिज से। यस, ये कर रहे थे छोटे छोटे बच्चों का बाल विवाह, और ये भंवरी देवी क्या करने गई थी? इसको रोकने गई थी। अब ऑब्वियसली यार, राजस्थान के एरिया में आप एक गांव की औरत होके एक शादी को रोकने जा रहे हो, वहां के बड़े बड़े लोगों को ये बात हजम तो होगी नहीं, है ना। वहां के बड़े बड़े लोगों को ये वाली बातें तो समझ आती नहीं है, और एक औरत ऊपर से कैसे बोल सकती है कि शादी रोको। तो इन लोगों ने क्या करा, जो गांव के लोग थे उन्होंने ये शादी तो करवा दी, उन्होंने भंवरी देवी को रोका करा और शादी करवा दी। बट वो यहां पर भी माने नहीं, और शादी करवाने के बाद में इन्होंने भंवरी देवी के साथ किए कुछ सेक्सुअल असॉल्ट। क्या किए? सेक्सुअल असॉल्ट, यानी बेसिकली किया उनका गैंग रेप। अब उन्होंने बोला उस टाइम पर तो यहां पर कोई लॉ था नहीं कि जिसमें प्रोटेक्शन मिलता, बट जब ये भंवरी देवी का केस कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बकायदा इसको ध्यान में रखकर एक सेक्सुअल हरासमेंट केस की उद्घाटन किया। बट ये केस ऐसा नहीं था, देखो यार, ये आया था 1997 में, और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कब आया? 2013 में। तो 1997 में विशाखा गाइडलाइंस आई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था? विशाखा गाइडलाइंस, विशाखा के नाम से, मतलब यहां पर बेसिकली इस गाइडलाइन का नाम रख दिया था विशाखा गाइडलाइंस, ठीक है। पर फिर उसके बाद में भी धीरे धीरे ऐसे इवेंट्स हमारे देश में होते रहे। फिर गवर्नमेंट को लगा कि नहीं यार, इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट कानून बनना चाहिए, और 2013 में जाकर कानून बनाया गया। अब इसकी तो हमने प्रोसीजर पढ़ी थी कि बिल इंट्रोड्यूस करा गया था, फिर ऑब्वियसली कुछ लोगों ने इसके ऊपर सहमति दिखाई, कुछ ने इसको रिजेक्ट किया, करते करते 2013 में जाकर यह एक्ट बना। लेकिन अगर आप एक्ट का नाम ध्यान से पढ़ोगे तो एक्ट का नाम है प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। पहली बात तो उन्होंने बोला हम प्रिवेंट करेंगे अगर किसी के साथ ऐसा होता है, दूसरा हम प्रोहिबिट कर रहे हैं कि ये होना ही नहीं चाहिए, चलो अगर फिर भी हो गया तो हम कुछ ना कुछ रिड्रेसल तो प्रोवाइड करेंगे। तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल हरासमेंट केस आज की तारीख में हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई होता है। अब इसके अंदर हमने पूरी की पूरी एक गाइडलाइंस पढ़ी थी, आपको सिर्फ यही याद रखना है, ठीक है।
टेलीग्राम लिंक किस चीज के लिए चाहिए बेटा? आप मुझे फटाफट से बता दो, आपको टेलीग्राम की लिंक चाहिए तो। अगर आपको टेलीग्राम की लिंक चाहिए तो आप मुझे @ मैं आपको मेरी टेलीग्राम की लिंक बता देती हूं, आप मुझे @CS दीप के नाम से ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे @CS दीप के नाम से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप उस पर अपना नाम मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा और क्या काम है आपको वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, मतलब इसी से रिलेटेड आगे के डिस्कशन करने। फिर इसके बाद में हमने बात करी थी इस एक्ट के ऑब्जेक्ट की, कि एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या था। एक्ट का ऑब्जेक्ट बेसिकली यही था, सेक्सुअल हरासमेंट को रोकना। मतलब क्लियर कंडीशंस थी कि भैया सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पर नहीं होना चाहिए। बट अब सवाल ये आता है कि मैम सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब क्या होता है। तो सेक्सुअल हरासमेंट में इन्होंने किन किन चीजों को कवर किया। सबसे पहले बात करी फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, यानी अगर कोई आपको फिजिकली टच कर रहा है, कोई आपसे कोई सेक्सुअल फेवर्स मांग रहा है, कोई आपको सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स दे रहा है, और साथ ही साथ कोई आपको पोर्नोग्राफी दिखा रहा है, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट का पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट का पार्ट है एंड दिस इज नॉट अलाउड। अगर आप ये करते हो तो आपके ऊपर ये वाला एक्ट अप्लाई हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एग्रीव्ड वुमेन का मतलब जिसके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। अब देखो एग्रीव्ड वुमेन में यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई वुमेन आपके घर पर मेड है ना, कोई वुमेन आपके घर पर क्या है, मेड है, तो उसके ऊपर भी एक्ट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो मेड के लिए आपका घर उसकी वर्क प्लेस है। यस बच्चों, यहां पर वर्क प्लेस का मतलब कोई बड़ी बड़ी कंपनी की बात नहीं हो रही है। वर्क प्लेस का मतलब हर वो जगह जहां पर कोई वुमेन काम करती है। इसके अलावा यहां पर कुछ फॉर्म्स आते हैं जहां पर हम बात करते हैं क्विड प्रो क्यू, जिसका मतलब होता है लिटरली दिस फॉर दैट, यानी प्रोमिसेस ऑफ प्रेफरेंशियल डिटर्मिनेंटल ट्रीटमेंट, थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को काम की दे रहे हो धमकी कि अगर तूने हमारे लिए ये नहीं किया तो हम तुझे निकाल देंगे नौकरी से, तो उन्होंने बोला नहीं भैया ये भी तो सेक्सुअल हरासमेंट है। दूसरी चीज हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट, यानी अगर आप किसी को जबरदस्ती काम पर रोक कर रखते हो तो अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। चलो फिर आते हैं डोमेस्टिक वर्कर, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि कोई वुमेन अगर घर से काम कर रही है, मतलब मेड है आपके घर पर, तो वो भी यहां पर कवर हो जाएगी। फिर आते हैं हम वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में उन्होंने हर तरीके की वर्क प्लेस कवर कर ली, कोई भी डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी प्राइवेट सेक्टर, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, कोई भी ऐसी जगह जहां पर आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह या ड्वेलिंग प्लेस, ये सारी चीजों को कवर करा गया है बच्चों इसके अंदर, ठीक है। फिर यहां पर एक केस लॉ आया था, सौरभ कुमार मलिक वर्सेस कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। केस लॉ के अंदर ये हुआ था कि यहां पर जो थी कंपनी में एक ऑडिटर था, उसने एक वुमेन के साथ क्या करा था, मतलब उसकी वुमेन जो थी वो सीनियर पोस्ट पर थी, उसने वहां पर वुमेन के साथ क्या करा था, थोड़ा सा सेक्सुअली हरासमेंट करने की जैसी कोशिश करी थी। अब उन्होंने लेकिन ये बोला कि उन्होंने जहां पर किया था वो वर्क प्लेस नहीं था, वो बेसिकली कैंटीन था। वो क्या था, कैंटीन था, यानी जो मेस था ना वहां का, वहां पर किया था। तो उन्होंने बोला भैया मेस भी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट है और वहां पर अगर की गई कोई हरकत है तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर कवर होगी। इस केस के अंदर बेसिकली जो मेस होती है या वर्किंग रिलेटेड एनवायरमेंट होता है उसको भी क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। फिर अब यहां पर है दो कमिटी, कितनी कमिटी है, दो कमिटी, दो कमिटी, दो कमिटी। जल्दी जल्दी से आ जाओ, यहां पर कितनी कमिटी है, दो कमिटी। एक है इंटरनल कंप्लेंट कमिटी और एक है लोकल कंप्लेंट कमिटी। इंटरनल कमिटी का मतलब होता है जो एम्प्लॉयर अपनी कंपनी के अंदर बनाता है। अगर उसके यहां पर काम करते हैं 10 से ज्यादा एम्प्लॉय तो उसको बनानी पड़ेगी एक इंटरनल कंट्रोल कमिटी, और एक बनती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो गवर्नमेंट बनाती है, एक बनती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो गवर्नमेंट बनाती है। ये बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड, जैसे मैंने बोला ना अभी आपके यहाँ कोई महिला एज अ मेड काम करती है, तो अब वो तो ऑब्वियसली वो बेचारी कहां जाएगी कंप्लेन करने, क्योंकि वहां तो कोई इंटरनल कमिटी होगी नहीं, तो वो जाएगी लोकल कंप्लेंट कमिटी में। वो कहां जाएगी, लोकल कंप्लेंट कमिटी में। अब उन्होंने बोला यहां पर कितने लोग होंगे इसमें कंपोजिशन में, यहां पर होगा एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कि सीनियर लेवल का होगा, जो कि एक वुमेन होगी। यहां पर होंगे एटलीस्ट 2 मेंबर, ठीक है, जो अमंग एम्प्लॉइज होंगे, एक मेंबर जो किसी एनजीओ को बिलोंग करेगा। टोटल मेंबर में से हाफ वुमेन होनी चाहिए।
टोटल मेंबर में से हाफ वुमेन होनी चाहिए। और यहां पर टेन्योर होगा मैक्सिमम 3 इयर्स का, यहां पर इनका टेन्योर क्या होगा, मैक्सिमम 3 इयर्स का। यहां पर कंपोजिशन में कौन आएगा, एक चेयरपर्सन होगा जो कि सोशल वर्कर वुमेन होगी, यानी जो समाज सेवा का काम करती है। एक मेंबर जो उस तहसील को बिलोंग करती होगी क्योंकि वो वहां के एनवायरमेंट को ज्यादा अच्छे से जानती है। 2 मेंबर होंगे जिसमें से एक मेंबर वुमेन होनी चाहिए जो एनजीओ को बिलोंग करेगी। एक वुमेन नॉमिनी होगा जो सेंट्रल जो अपना स्टेट लेवल पर क्या करा जाएगा, कंस्टिट्यूट किया जाएगा। और टेन्योर क्या होगा, मैक्सिमम 3 इयर्स। यहां पर अगेन याद रखना बच्चों, 2 कमिटीज है, इंटरनल और लोकल कंप्लेंट कमिटी। अमित कौन से भेदभाव की बात कर रहे हो यार, ये तो बता दो। चलो भैया, इसके अलावा उन्होंने बोला अब कंप्लेंट करने के लिए क्या करना है, कोई भी एग्रीव्ड वुमेन क्या करेगी, कंप्लेंट करेगी अंडर सेक्सुअल हरासमेंट, वो भी 3 महीने के अंदर अंदर। जब उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई इस तरीके का ऑफेंस हुआ है तो वो वहां से 3 महीने में कंप्लेंट कर सकती है। बट अगर वो किसी रीजन की वजह से 3 महीने में कंप्लेंट नहीं कर पा रही है तो उसको हम एक्सीडिंग 3 मंथ्स और देंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम चाहते हैं कि भैया अगर किसी के साथ ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो वो आए कंप्लेंट करने, ठीक है। अब उन्होंने बोला अब जब यहां पर कंप्लेंट करोगे तो अगर आपके साथ फिजिकल या मेंटल कुछ भी हो रहा है, आप दोनों केसेस में कंप्लेंट कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको फिजिकली भी डिस्टर्बेंस हो रहा है या मेंटली भी डिस्टर्बेंस हो रहा है तो दोनों ही केसेस में आके कंप्लेंट करनी है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक कंसिलेशन बोर्ड बनाई गई है जो कि इंटरनल कमिटी या लोकल कमिटी क्या करेगी, फॉरवर्ड करेगी इनको फॉर सेटलमेंट। और ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की पोजीशन पर बैठे हैं, ठीक है। फिर इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट। देखो यार, आपने कंप्लेंट करी इसका मतलब ये नहीं कि हम जजमेंट ही पास कर देंगे। एग्रीव्ड वुमेन जो भी कंप्लेंट करती है, ठीक है, उसकी कंप्लेंट कहां पर जाती है, ये इंटरनल कमिटी के पास। ये इफ आफ्टर इंक्वायरी केस एग्जिस्ट, अगर इंक्वायरी करने के बाद में इनको लगता है भैया वुमेन सच बोल रही है तो ये कंप्लेंट को फॉरवर्ड करेंगे पुलिस को विद इन 7 डेज। देखो एट द एंड फैसला कौन लेगी, पुलिस लेगी। तो ये चीज याद रखना, पहले ये कमिटी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करेगी। ये कमिटी का बेसिकली काम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर इनको लगता है कि नहीं भैया ये कंप्लेंट को फॉरवर्ड करना चाहिए पुलिस को, तो फॉरवर्ड करा जाएगा। क्लियर। अब यहां पर आपको क्या क्या मिलेगा, आपको पहली बात तो ओथ लेनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और सारी चीजें आपको पेश करनी पड़ेंगी। रिस्पोंडेंट इफ नॉट कंप्लाई टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सेटलमेंट कंप्लेंट फॉरवर्ड टू पुलिस। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने इंटरनल कमिटी को कंप्लेंट करी और पर वो आपकी कमिटी कोई भी मतलब ले ही नहीं रहे, आपकी कंप्लेंट को कंसीडर ही नहीं कर रहे, तो आप खुद भी पुलिस के पास जा सकते हो। इसके अलावा उन्होंने बोला इंक्वायरी रिपोर्ट, एक इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई जाएगी विद इन 10 डेज ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को सबमिट करी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो यार, हमने इन्वेस्टिगेशन करी, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में हम प्रिपेयर करेंगे एक इंक्वायरी रिपोर्ट। जो इंक्वायरी रिपोर्ट 10 दिन के अंदर अंदर हम किसको देंगे, एम्प्लॉयर को और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को देंगे, ठीक है। पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट एंड फॉल्स एविडेंस। देखो ऐसा नहीं है कि वुमेन की कंप्लेंट हमेशा सच्ची हो, गलत भी हो सकती, कभी कभी झूठे आरोप भी हो सकते हैं। अगर झूठे आरोप लगाए गए हैं तो फिर उनको भी नहीं छोड़ेंगे, उनके ऊपर भी इस केस में क्या करेंगे, पनिशमेंट लगाएंगे। बिल्कुल, लेकिन ये सब कब होगा, आफ्टर इंक्वायरी होगा। और अगर वो विटनेस दे दे कि ये फॉल्स एविडेंस है, मतलब पार्टीज को साबित करना पड़ेगा दोनों में से सच कौन बोल रहा है। जो साबित कर देगा कि मैं सच बोल रहा हूं उसके हक में फैसला जाएगा। इसके अलावा यहां पर कंपनसेशन में अगर आपका मेंटल जो ट्रॉमा हुआ है उसके बदले में पैसे मिलेंगे, आपका करियर अपॉर्चुनिटी में जो लॉस हुआ है, आपके जो मेडिकल खर्चे हुए हैं और आपकी इनकम और फाइनेंशियल स्टेटस पर जो इंपैक्ट आया है, ये सारे खर्चों की भरपाई करनी पड़ेगी उस पर्सन को जिसकी वजह से उस वुमेन के साथ ये सब कुछ हुआ है। बोलो भाई साहब, बोलो भाई साहब, बोलो भाई साहब। बस देखा जाए तो इस चैप्टर में मोस्टली ये वाले पॉइंट्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने। चलो, इसके अलावा उन्होंने बोला प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और मेकिंग नोन कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स। इंफॉर्मेशन में बी डिसएमिनेटेड रिगार्डिंग जस्टिस सिक्योर टू एनी विक्टिम ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम, एड्रेस एंड आइडेंटिटी। भैया अगर कोई वुमेन चाहती है कि उसका नाम वाम डिस्क्लोज ना हो तो उसके नेम को हिडन रखकर भी क्या किया जा सकता है, केस फाइल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो पेनाल्टी लगेगी। एग्रीव्ड पर्सन, चाहे वो वुमेन हो या वो सामने वाला मेल हो, दोनों ही केसेस में वो 90 डेज के अंदर अंदर क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं।
देखो सिंपल सी बात है, जरूरी नहीं है कि वुमेन हमेशा सही हो बट उसके हक में फैसला चले जाए, तो फिर वहां पर अपील की जा सकती है। एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या होगी? अपने वर्किंग एनवायरमेंट को सेफ रखना, डिस्प्ले करना कि हमारे यहाँ अगर सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस आए तो हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। तीसरा, वर्कशॉप्स अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, उनको अवेयर करने के लिए, कमिटीज को फैसिलिटी प्रोवाइड करना, विटनेसेस के बारे में भी ध्यान रखना कि उनको कल को कोई प्रॉब्लम ना आए, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोवाइड करना वुमेन को ताकि वो कंप्लेंट फाइल कर सके। मतलब आप उसको रोकोगे नहीं भैया, अगर वो आपके पास आई और बोल रही कि मुझे इस फलाने एम्प्लॉय के खिलाफ कंप्लेंट करनी, तो आप उसको रोकोगे नहीं इस केस में। और साथ ही साथ आपको इसको प्रॉपर केयरफुली क्या करना है, टेक केयर करना है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की ड्यूटी यही है कि वो प्रॉपरली इसको मॉनिटर करेगा टाइमली, और जो भी मेजर्स लेने हैं वो भी टाइमली मेजर्स लेगा। इसके अलावा कमिटी जो भी रिपोर्ट बनाएगी, लोकल कमिटी, आपको वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी है किसको? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। देखो लोकल कमिटी जितने भी पूरे साल भर में ऐसे कोई मैटर्स आएंगे उसकी एक रिपोर्ट बना के सबमिट कर दिया करेगी। चलो, इसके अलावा उन्होंने बोला एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू पब्लिसाइज द एक्ट। पहले तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी इस एक्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ कुछ एक्शंस लेगी, जिसके अंदर वो एजुकेशन कम्युनिकेशन का पार्ट बना रही है। जैसे अगर हम बात करें हमारे कोर्स का पार्ट बनाए, तो बेसिकली दिस इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बोला पेनाल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर आपने नॉन कंप्लायंसेस करे हैं तो ये सारी पेनाल्टी आपके ऊपर क्या करी जाएंगी? इंपोज करी जाएंगी। ये सारी पेनाल्टी आपके ऊपर क्या करी जाएंगी? इंपोज करी जाएंगी, ठीक है। इसमें एक सबसे आखिरी में इंपॉर्टेंट केस लॉ एक और है, बिनॉय जैकब वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। देखो यार, इस पूरे चैप्टर में देखा जाए तो सिर्फ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक विशाखा गाइडलाइंस और एक ये वाला केस। ये वाला केस ये बोलता है बेसिकली कि ये टू फोल्ड एक्शंस की बात करते हैं। इन्हें यहां पर वो ये बोलता है कि टू फोल्ड एक्शंस आर परमिसिबल फॉर द सेक्सुअल हरासमेंट, हैंस बोथ द एक्शंस आर इंडिपेंडेंट एंड परमिसिबल अंडर द लॉ। यानी अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लग रहा है, इसके अलावा आपने कुछ और भी ऐसा ऑफेंस करा है जिसमें कोई दूसरा केस भी लग रहा है या दूसरा एक्ट भी लग रहा है, तो दोनों को सेपरेट ट्रीट करेंगे और आपको दोनों के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी वुमेन के साथ किया सेक्सुअल हरासमेंट, तो आपके ऊपर ये तो लगी गई, बट अब आप चाहते थे कि आपके ऊपर कंप्लेन ना हो, इसलिए आपने उसका मर्डर भी कर दिया, तो मर्डर का जो एक्ट है वो अलग लगेगा आपके ऊपर। तो ये आपको याद रखना है कि ये टू फोल्ड है, मतलब यहाँ पर दोनों बातें हमेशा अलग अलग होंगी, ठीक है। इसके अलावा हम आपको अगर चाहें तो जो डिसीजन है आपको सर्विसेज से टर्मिनेट कर सकते हैं ओनली आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड इंक्वायरी। देखो अगर किसी को नौकरी से निकालना है तो सामने वाले को मौका तो देना ही पड़ता है, बिना मौका दिए तो नौकरी से नहीं निकाल सकते। बस यार, ये हो गया हमारा SBIL का रिवीजन कंप्लीट। जोरदार अपने आप को ऐसे टैप करो कि तुमने पूरा 9 से 9.25 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट कर लिया है SBIL का धुआंधार रिवीजन। देखा जाए तो ऑन एन इफेक्टिव 8 से 8.5 घंटे में रिवीजन कंप्लीट किया जा सकता है। दिस इज द प्रूफ कि आप 8 से 8.5 घंटे में पूरा की पूरा SBIL का रिवीजन कर सकते हैं, यानी आपके पास बिल्कुल है। पॉक्सो क्या है? पॉक्सो इसी का नाम है बेटा अमित, पॉक्सो इसी को बोलते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट का ही एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं पॉक्सो, ठीक है। इसका मतलब एक फेमस नाम एक्चुअली पॉक्सो है। सेक्सुअल हरासमेंट तो लोग कम बोलते हैं, इसी को पॉक्सो एक्ट बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या लिखा है? प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, तो इसी के बेसिस पर इसको नाम दिया गया पॉक्सो एक्ट, ठीक है। चलो भैया, बोलो तुमको सारी बातें समझ में आ गई क्या? कोई समस्या, कोई डाउट हो तो बता दो जल्दी से। अगर डाउट्स हैं तो फटाफट से पूछ लो फिर, ताकि हम इसको कंप्लीट करें और वाइंड अप करें। बोलो समझे क्या? समझ गए? चलो करें फिर इसका बाय टाटा बाय बाय धुआंधार तरीके से। चलो भैया, बिल्कुल टाटा बाय बाय धुआंधार तरीके से इसको कर रहे हैं। चलो अच्छे से पढ़ाई करना, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कभी भी कुछ भी डाउट आए यू कैन एनी टाइम पिंग मी, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। बिल्कुल हाँ, जब भी कुछ डाउट आए धुआंधार तरीके से मुझसे पूछ लेना।
और एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम जोरदार तरीके से करना। अगेन आई एम सेइंग सीएस एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल 1 का पेपर नंबर 3 एसबीआईएल आपको दिलाता है मार्क्स। बाकी पेपर जितने नंबर नहीं दिलाएंगे उससे ज्यादा नंबर दिलाएगा हमारा एसबीआईएल। तो एसबीआईएल को एकदम जोरदार तरीके से पढ़कर जाना, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू वेरी वेरी फास्ट इन दी सेकेंड ग्रुप क्लासेस, ठीक है। जल्दी से फर्स्ट ग्रुप पास करो, सेकेंड ग्रुप में पधारो, ठीक है। चलो बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों। एग्जाम के बीच में डाउट आया तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर वो डाउट डाउट ही रह जाएगा तुम्हारा, ठीक है। उसका कुछ नहीं कर सकते हम। उस टाइम पर बस मैम को याद करना, क्या पता इतनी शिद्दत से मैम को याद करो कि डाउट डाउट ही ना लगे और वो तुरंत सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलो बाय बाय वंस अगेन।